गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज फिर से एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले वीडियो में आपने वायरस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि मैं अगले वीडियो में आपको वायरस को सजीव क्यों कहते हैं, वायरस को निर्जीव क्यों कहते हैं, तो ये बताऊंगा। तो वही आज आपके सामने है वायरसों के सामान्य लक्षण। ठीक, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक्स किसे कहा जाता है, तो वो उसका उत्तर होता है वायरस। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि वायरस में निर्जीव लक्षण भी पाए जाते हैं और सजीव लक्षण भी पाए जाते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, तो हम इसका उत्तर बताएंगे कि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम उसके सजीव लक्षण और निर्जीव लक्षण दोनों का वर्णन कर देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे जानते हैं हम सबसे पहले जानते हैं वायरस के निर्जीव लक्षण, कि वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है। ठीक, तो उसके बाद जानेंगे वायरस के सजीव लक्षण। तो सबसे पहले जानते हैं वायरस के निर्जीव लक्षण, कि वायरस निर्जीव क्यों। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सजीव पदार्थ के नहीं बने होते। जो वायरस होते हैं वो सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं, सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं, बल्कि सजीव पदार्थ को जो बनाते हैं उनमें से एक दो पदार्थों के बने होते हैं। ठीक, जितने भी सजीव पदार्थ को बनाने वाले पदार्थ होते हैं, जितने भी सजीव को बनाने वाले पदार्थ होते हैं, उन सब पदार्थों से अगर ये मिलकर बना होता तब हम इसे सजीव कहते। लेकिन ये उन सभी पदार्थों से मिलकर बने नहीं है, बल्कि कुछ एक दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको निर्जीव कहते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि ये सजीव पदार्थों से नहीं बने होते हैं, बल्कि सजीव पदार्थों के संयोजन में भाग लेने वाले न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए या आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब कल मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में कि वायरस काहे के बने होते हैं। वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वही भाग होते हैं जो सजीव पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं, लेकिन ये संपूर्ण भाग नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी भाग होते हैं। तो उनमें से ये एक दो भाग हैं, इसीलिए वायरस को सजीव नहीं कहा जाता, बल्कि वायरस को निर्जीव कहा जाता है। अगर और सभी प्रकार के पदार्थों से सजीव पदार्थों से मिलकर बना होता तो इसको सजीव कहा जाता है, लेकिन केवल एक दो पदार्थों से मिलकर बना है। कौन कौन से? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, इसीलिए इसको निर्जीव कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक सजीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं। प्रत्येक सजीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से? डीएनए व आरएनए होते हैं, जबकि वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए वायरस को निर्जीव कहा जाता है। ठीक, जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती है उसमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायरस एक ऐसा होता है या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या फिर उसमें आरएनए पाया जाएगा, तो इसीलिए वायरस को निर्जीव कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इनका संगठन कोशिकाओं जैसा नहीं होता। मतलब कोशिकाएं जिस टाइप से मिलकर बनी होती हैं, जिन चीजों से मिलकर बनी होती हैं, उनका संगठन, कोशिकाओं का संगठन जैसा होता है वैसा संगठन वायरस का नहीं होता है। तो वही पॉइंट है कि इनका संगठन कोशिकाओं जैसा नहीं होता, क्योंकि इनमें कोशिका द्रव्य, कोशिका कला और कोशिकांग नहीं होते हैं।
कोशिका द्रव्य, कोशिका कला और कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक, मतलब जो कोशिकाएं काहे से मिलकर बनी होती है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका कला होती है, उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, तो वो कोशिका बन जाती है। लेकिन वायरस में सब कुछ होता ही नहीं, वायरस में कुछ होता नहीं है, ना ही कोशिका द्रव्य होता है, नहीं कोशिका कला होती है, नहीं कोशिकांग होते हैं, तो जिस कारण से वायरस को निर्जीव कहा जाता है। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है कि स्वतंत्र वायरस कोई रासायनिक क्रिया नहीं करते। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो वायरस किसी शरीर से बाहर पड़े रहते हैं ऐसे, तब वो मृत होते हैं। ठीक, तब वो मृत होते हैं, अर्थात वो निर्जीव होते हैं। तो जब वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्वतंत्र वायरस कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है, स्वतंत्र वायरस कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें उपापचयी एंजाइम नहीं पाए जाते। अपने लोगों में क्या होता है, जो जीवधारी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें उपापचयी एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे उपापचयी क्रियाएं चलती हैं। ठीक, तो उपापचयी क्रियाएं चलती हैं। जबकि वायरस जो होता है, तो स्वतंत्र जो वायरस होता है, स्वतंत्र वायरस, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र वायरस का मतलब होता है जब वो किसी सजीव कोशिका से बाहर हो। स्वतंत्र वायरस का मतलब क्या होता है, जब वो किसी सजीव कोशिका से बाहर हो, तब से कहेंगे स्वतंत्र वायरस। तो जब स्वतंत्र वायरस होगा तो उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई पाचक एंजाइम या उपापचयी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी कारण से जो वायरस होता है वो निर्जीव होता है। फिर अगला आता है जो वायरस होते हैं, पिछले वीडियो बताया था कि WM स्टैनले ने जो है इसका क्रिस्टलीकरण किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वही है कि इनको क्रिस्टलीकरण करके अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, कि वायरस को हम रवे के दाने की तरीके से क्रिस्टलीकरण करके इनको अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, इसी कारण से वायरस निर्जीव है। अब अगला आता है वायरस की कोशिका में वृद्धि नहीं होती। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, हम लोग आकार प्रकार हर चीज में बढ़ते हैं, जबकि वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस जो होते हैं अपने कोशिकाओं की संख्या बढ़ा देते हैं, मतलब जैसे 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, इस प्रकार से उनकी संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ता है, आकृति नहीं बढ़ती है। मतलब जैसा वायरस होता है वो वैसा ही रहता है। तो वायरसों की कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती है। वायरसों की कोशिकाओं में वृद्धि न होने की वजह से वायरस को निर्जीव कहा गया है। तो ये वायरस के कुछ निर्जीव इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कई कंपटीशन में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का निर्जीव लक्षण है, ठीक, या कौन सा सजीव लक्षण है। तो लक्षण हमें अवश्य पता होना चाहिए। अब अगला आता है वायरसों के सजीव लक्षण। अगर हम वायरस को सजीव कहेंगे तो फिर सजीव क्यों कहेंगे? ऐसा क्या लक्षण है उनमें कि वायरस को सजीव कहेंगे? तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि वायरसों की माप, आकृति, संरचना सजीवों की भांति निश्चित और स्थायी होती है। मतलब जैसे हमारे कोशिकाओं की आकृति, आकार, ये सब माप, ये सब निश्चित होती है, उसी प्रकार से कोशिका जो वायरस होगा, वायरस की जो कोशिका होती है उसकी भी आकृति, आकार और संरचना सब निश्चित होती है। इसीलिए वायरस सजीव है। ठीक, क्योंकि अगर ये सब निश्चित ना होता तो वायरस निर्जीव होता, लेकिन ये सजीवों की भांति इसमें आकृति, माप, सब कुछ निश्चित है, इसीलिए वायरस सजीव है। ठीक, अब अगला क्या कहता है, ये सजीव कोशिकाओं में पहुंचने पर, ध्यान देना इस बात को कि जब स्वतंत्र रूप से पड़े होंगे तब तो ये निर्जीव होंगे, लेकिन जब ये किसी सजीव कोशिका में पहुंच जाएंगे तब क्या करेंगे? ये सजीव कोशिकाओं में पहुंचने पर अपने न्यूक्लिक एसिड, अर्थात इनके शरीर में जो DNA होगा या फिर RNA होगा, कोई एक चीज तो होगा, तो ये सजीव कोशिकाओं में जब पहुंच जाएंगे तो ये अपने न्यूक्लिक एसिड अर्थात DNA या RNA में से किसी एक का द्विगुणन ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे सजीव कोशिकाएं करती हैं। मतलब जैसे सजीव कोशिकाओं में DNA या RNA का द्विगुणन होता है, द्विगुणन मतलब होता है डुप्लीकेशन, अर्थात एक DNA से 2 DNA बनना, 2 से 4 DNA बनना, 4 से 8 DNA बनना। उसी प्रकार से ये वायरस क्या करते हैं, जब सजीव कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये अपने न्यूक्लिक एसिड अर्थात DNA या RNA में से ये उसका द्विगुणन करना शुरू कर देते हैं। और कैसे करते हैं? ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे सजीव कोशिका में होता है, इसीलिए इनको सजीव कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले द्विगुणन बताए चुके हैं कि अपनी संख्या को 2 गुना कर लेना, मतलब DNA को 2 गुना कर लेना। जैसे एक DNA से 2 DNA बने, 2 से 4 बने, इस प्रकार से DNA का द्विगुणन कर लेते हैं, अपने DNA की संख्या को बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बिल्कुल सजीवों की तरीके से।
इसीलिए सजीव। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरस के जीन्स में उत्परिवर्तन होते हैं। अर्थात मतलब समझिए, वायरस के जीन्स में उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जो उनका जीन्स है उसकी स्ट्रक्चर बदल जाना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे अभी एक कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस देखिए चाइना, अमेरिका, जापान, इटली, ठीक, रूस, ब्रिटेन, हर जगह फैला हुआ है। लेकिन आपको क्या पता है कि जितने भी ये सभी देश हैं, सभी देशों की जलवायु तो अलग अलग है। भारत की जलवायु अलग है, श्रीलंका की जलवायु अलग है, वेस्ट इंडीज की अलग है, रूस की अलग है, फ्रांस, अमेरिका, सबकी जलवायु में बहुत अंतर है। लेकिन फिर ये वायरस वहाँ पर जिंदा कैसे है? तो वो जिंदा है इसी वजह से क्योंकि उसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। वो वायरस जिस जगह जाता है, जिस जलवायु में जाता है, उसके अनुसार अपने जीन्स में उत्परिवर्तन कर लेता है और उस माहौल में वो ढल जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं उत्परिवर्तन। अर्थात जीन में जब परिवर्तन हो जाए तब उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो यही उत्परिवर्तन हम लोगों में भी होते हैं, सजीव कोशिकाओं में भी होते हैं। संसार में जो भी सजीव कोशिकाएं हैं उनमें उत्परिवर्तन होते हैं। तो उन्हीं प्रकार से वायरस के जीन्स में भी उत्परिवर्तन होते हैं। तो वायरस के जीन्स में उत्परिवर्तन होता है, इस कारण से इसको सजीव कहा गया है, वायरस को सजीव कहा गया है। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करके, आप लोग जानते हैं कि जब वायरस सजीव कोशिकाओं में हम लोग शरीर पहुंचता है तो क्या करता है, हमारी कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, मतलब मारने लगता है हमको, क्योंकि शरीर को रोगीला बना देता है, उसमें शरीर में डिसीज डाल देता है। तो वही लिखा हुआ है, ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करके जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अर्थात जब ये वायरस किसी शरीर के अंदर पहुंचता है तो उनकी कोशिकाओं को नष्ट करके उनमें रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक परजीवी है। अंतःकोशिकीय क्यों? क्योंकि ये शरीर की कोशिका के अंदर घुस जाते हैं, ये शरीर की कोशिका के अंदर घुस जाते हैं और इसीलिए कहते हैं वो अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक। क्यों? क्योंकि ये रोग को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको रोग उत्पादक कहते हैं। ठीक, और परजीवी क्यों? क्योंकि दूसरे पर जीवित रहते, दूसरों के शरीर के अंदर जीवित रहते हैं, इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जब ये बाहर पड़े रहेंगे तो कोई किसी काम के नहीं, निर्जीव होंगे। लेकिन जब शरीर सजीव कोशिका में प्रवेश करेंगे तब ये परजीवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरासाइट हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे। तो वही चौथा पॉइंट है कि सजीव कोशिकाओं को नष्ट करके जीव कोशिकाओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से इनको अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक परजीवी कहते हैं, अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक परजीवी कहते हैं। तो चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है, सजीव कोशिकाओं में वायरस के न्यूक्लिक एसिड, जो सजीव कोशिका, जब ये सजीव कोशिका में पहुंच जाता है, वायरस क्या करता है, जब सजीव कोशिका में पहुंच जाता है तो वायरस क्या करता है, वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड है, जो वायरस का जो डीएनए या आरएनए है, तो जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है, अपने लिए आवश्यक कैप्सिड के निर्माण हेतु प्रोटीन का संश्लेषण सजीव की भांति करता है। आपको बता दें कि जो वायरस होता है, वायरस के बाहर एक कवच होता है, एक खोल होता है। ठीक, इस खोल का नाम होता है कैप्सिड। और ये कैप्सिड का निर्माण कब करता है, ये सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाता है और सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाने के बाद उसके एंजाइम तत्व को, उसके न्यूक्लिक एसिड को, जो उसका न्यूक्लिक एसिड है, अपने न्यूक्लिक एसिड के साथ जोड़कर, तो न्यूक्लिक एसिड के साथ जोड़कर अपने न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन करके और कैप्सिड का निर्माण कर लेता है, कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। और ये कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण ठीक उसी प्रकार से करता है जैसे सजीव कोशिका अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करती है, जैसे सजीव कोशिका अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करती है, ये ठीक उसी प्रकार से कैप्सिड का निर्माण करता है। ठीक, तो और कैप्सिड का निर्माण करता किसके लिए है, तो ये अपने खोल बनाने के लिए करता है। और किससे करता है, तो अपने न्यूक्लिक एसिड से करता है। ठीक, तो जो पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि सजीव कोशिकाओं में वायरस के न्यूक्लिक एसिड अपने लिए आवश्यक प्रोटीन कैप्सिड का निर्माण,
के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सजीव की भांति करता है। ये जैसा सजीव करते हैं वैसा ये करता है, इसीलिए जो वायरस है, वायरस को सजीव कहा गया है। तो ये वायरस के सजीव लक्षण होते हैं। आपने वायरस के सजीव निर्जीव लक्षण के विषय में जाना और वायरस के सजीव लक्षणों के विषय में जाना। अब इनको आपको पढ़ना है और इन लक्षणों को ध्यान में रखना है, ताकि कभी पूछा जाए तो आप बता सकें कि वायरस के सजीव लक्षण क्या होते हैं और निर्जीव लक्षण क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये वायरस के सामान्य लक्षण हैं। ठीक, तो आज के लिए आपको इतना ही समझना है, इसको नोट करना है, पढ़ना है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।